नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश में एक और रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होने जा रही है और इस बार विंध्य की राजधानी कहे जाने वाले रीवा में विकास के नए द्वार खुलने जा रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो नवाचार शुरू किया था उस कड़ी में अब विंध्य का नंबर आ गया है और रीवा में एक भव्य इन्वेस्टर कॉन्क्लेव होने जा रही है। तो इसके पहले आपको बताएं कि उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर में ये कॉन्क्लेव हो चुकी हैं और अब बारी रीवा की, जहां पर कह सकते हैं कि नए सिरे से निवेशक और उद्योगपतियों का ध्यान आकर्षित किया जाएगा ताकि वे यहां आकर किस तरह से रोजगार बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से निवेश हो सकता है, कौन से सेक्टर में उम्मीदें हैं कि यहां पर पर्याप्त उनके लिए संसाधन हैं, चाहे मानव श्रम हो, चाहे खनिज संपदा हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात हो। तो इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, मंथन होगा और देश भर के बड़े बड़े उद्योगपति और निवेशक यहां पहुंचने वाले हैं। बहरहाल इस इन्वेस्टर कॉन्क्लेव को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। पहले अपने मेहमानों का परिचय करा दें। घनश्याम पिरोनिया जी हमारे साथ में हैं, पूर्व विधायक, भाजपा की ओर से आपका स्वागत है। हमारे साथ में प्रदीप अहिरवार जी हैं, कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता, आपका स्वागत है प्रदीप जी। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी हमारे साथ में, आपका स्वागत। चलिए राजेश जी के पास जाता हूं। राजेश जी, विपक्ष के पास यह अस्त्र है, हथियार है, वो आंकड़ा जो हमें लगता है रोजगार विभाग की वेबसाइट पंजीयन जो शाखा रहती है जिसमें जो अच्छी नौकरियां कर रहे होंगे वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, जो अपना खुद का व्यवसाय कर रहे होंगे वो भी रजिस्ट्रेशन करा दे, ये सब चलता है और सच्चाई है। हाँ ठीक है, हमने देखा खुद। तो वो आंकड़ा उनके सामने आया तो साहब इतने बेरोजगार हैं, आप कोई सत्यापन करा ले भौतिक तो उसमें आपको पता चल जाएगा उनकी कमाई कितनी हो रही होगी। और मैंने कहा कि रोजगार का मतलब क्या सिर्फ सरकारी नौकरी, और अगर है तो एक सरकार कितने 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख कितने रोजगार दे सकती है और किस राज्य में इतने लोगों के पास सरकारी नौकरी है। और अगर इतनों को भी दे दिया तो 8.5 फिर आप कहेंगे साहब 8.5 करोड़ जनता, बताइए 50 लाख को सरकारी नौकरी दे भी दी तो क्या। ये सब बेतुकी और इलॉजिकल बात है। खैर राजेश जी के पास चलते। राजेश जी, इन्वेस्ट समिट क्या वाकई दिखावा है, केवल इवेंट भर है, या फिर वाकई इसका कोई फायदा होता है? दीपेश जी, एक बात है कि जो विपक्ष का जो आरोप है वो इसलिए आता है कि बाबा रामदेव ने पीतमपुर में एक एमओयू किया था, रिलायंस ने डिफेंस के लिए एक एमओयू किया था, अब जाके उसकी धरातल पे दिखना शुरू हुआ है, वो भी काफी सालों बाद। हाँ, ये पॉइंट वैलिड है। विपक्ष को एक मौका मिल जाता है ये कहने का कि आपने एमओयू से क्या होता है, लाखों करोड़ों के कागजों में आप कुछ भी दिखा दो, लेकिन जो धरातल पर आता है वो जो दिखता है वो इम्पोर्टेंट है। अब अपन इसके अगर आप 2-4-5 मिनट का समय दें तो अपन बहुत गहराई से इस पर बात करेंगे कि आप देखिए कि चाहे वो इंदौर की फैक्ट्रियां हो, पीतमपुर की फैक्ट्रियां हो। इंदौर मतलब पीतमपुर भले ही धार में आता है लेकिन इंदौर में गिना जाता है। तो इंदौर, देवास, मंडीदीप, कहीं की भी फैक्ट्रियां जाएंगे अब पूरे प्रदेश में, जो बड़ी फैक्ट्रियां जहां पर हैं, तो वहां पर जब हमको लेबर कहाँ की मिलती है, कटनी की, सतना की, रीवा की, सागर की, दमोह की, छतरपुर की, झाबुआ की, अलीराजपुर की। नहीं, झाबुआ वगैरह तो चलो, अब झाबुआ की स्थिति अब ऐसी नहीं रही है जैसी पहले थी, क्योंकि वो लोग गुजरात बिल्कुल उनको पास पड़ रहा है, तो ज्यादा पैसे वहां मिलते हैं। तो अब हम फैक्ट्रियों में जो देख रहे हैं यहाँ की लेबर रहती है। ऐसी स्थिति में अगर कटनी, सतना, रीवा के लोगों के लिए रीवा में कुछ होता है तो उनको अपने घर के पास रोजगार मिल जाएगा। आज आप देखिए जो ट्रेनें चलती हैं, जो रीवा ट्रेन जाती है, जो प्रयागराज ट्रेन जाती है, उसकी भीड़ आप देखेंगे तो आप अंदाजा लग जाएगा कितने लोग यहाँ काम करते हैं। एक बात है, तो उनको अपने घर के पास, जो सागर में अगर फैक्ट्रियां लगेंगी तो वो सागर के आसपास के इलाके मिल जाएंगे, उनको नौकरी मिल जाएगी। और दूसरी बात ये है कि विंध्य और बुंदेलखंड जो है ना, देखिए जहां तक आपने अभी झाबुआ की बात करी, झाबुआ, अलीराजपुर वगैरह में बहुत काफी फंडिंग काफी समय से सरकार कर रही है, आदिवासी है, लेकिन बुंदेलखंड और विंध्य जो है बहुत ज्यादा उपेक्षित रहे हैं शुरू से। और बुंदेलखंड की स्थिति क्या है, हम सबसे छुपी नहीं है। तो अब कहीं ना कहीं अगर बुंदेलखंड पे और विंध्य पे फोकस करेंगे, बात सिर्फ राजनीति की या वोटों की नहीं है, लेकिन अगर फोकस करेंगे तो शायद उसका फर्क पड़ेगा, उसका फायदा मिलेगा। तीसरी बात ये है दीपेश जी कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये एक मानसिक स्थिति है। ये कोई अनएम्प्लॉयमेंट जो आप समझिए, आज आप ना कारपेंटर खरीद के लिए जाएंगे, आपको कारपेंटर इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, प्लम्बर इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिशियन इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, आपको
जो है वो मैसन जो है आप कई मैसन खोज रहे हैं तब कोई एक मिल रहा है। आपको बताए अभी हमारे यहाँ काम चल रहा है, 1,000 रुपए एक दिन के मैसन को दे रहे हैं, जो ये सीमेंट जुड़ाई का काम करता है आदमी। और वो कितने बजे, 9 बजे घर आता है हमारे यहाँ काम करने, 5 बजे फावड़ा रख देता है वो अपना, 4:45 बजे हाथ धो लेता है। 1,000 रुपए बताइए दिपेश जी, 30,000 रुपए कौन कमा रहा है? अच्छी टाई बेल्ट वाले जो लोग हैं नहीं कमा रहे। अपन सरकार को छोड़ दें अगर, एक बात है ना। फिर एक और बात है कि हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक बहुत बड़ा गैप है आज भी डिमांड और अवेलेबिलिटी, यानी कि जितनी डिमांड है मार्केट की स्किल्ड वर्कर्स की और जो अवेलेबिलिटी है जो अभी मौजूद है, उसमें बहुत जबरदस्त गैप है। वो गैप भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए हर आदमी, जो आप पहले ही कह चुके हैं इसलिए उसको अपन रिपीट नहीं करेंगे, सरकारी नौकरी ही एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, ये हमको समझना पड़ेगा। और पकोड़ा तलने पर जब नरेंद्र मोदी की हंसी उड़ाई गई थी या जलेबी पर राहुल गांधी की उड़ाई गई थी, तो वो गलत है दोनों जो लोग हंसी उड़ा रहे हैं। क्योंकि क्या जलेबी बेचना भी उतना ही अच्छा प्रोफेशन है जितना पकोड़ा? इंदौर में कुछ ऐसे पकोड़े वाले हैं जो 4-4:30 बजे, आप LIG चौराहे पे देखेंगे, 4-4:30 बजे शुरू करते हैं और 9 बजे खत्म कर देते हैं। एक दिन उससे बात हुई थी तो उसकी इनकम लगभग 1 लाख रुपए महीने की है। तो अब आप बताइए कि वो क्या एम्प्लॉयड नहीं है क्या, सिर्फ इसलिए कि वो सरकारी नौकरी में नहीं है या फिर किसी उस तरह के काम में नहीं है? एक्चुअली डेटा नहीं है। हाँ, ये इन लोगों का डेटा नहीं है, प्लस ये EPF के दायरे में नहीं आते। अब कोई 2-5 अगर लोगों को काम दिए हुए, डेटा की भी एक बात है, जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे जो डाटा है, अब आपको बताए अभी हमने एक मामला पकड़ा है जिसमें लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाना है और वो IT रिटर्न भी भर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो अब वो कैसे उनको आयुष्मान कार्ड बनेगा? तो नई गली निकल गई है कि उनको स्ट्रीट वेंडर में रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। तो अब वो स्ट्रीट वेंडर में रजिस्ट्रेशन हो गया, वो उसकी इनकम है 6 लाख रुपए साल की या 7 लाख रुपए साल की, और स्ट्रीट वेंडर में रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आयुष्मान की जब वेबसाइट पे खोलेंगे तो 15 दिन बाद उसका वहां पे नाम दिखने लगेगा और वो आयुष्मान की फैसिलिटी ले लेगा। ये एक बात आप ये, और आखिरी बात इस तरह बहुत लूप होल से सरकारी योजनाओं का कई लोग ऐसे फायदा ले रहे हैं जी। एक बात और रह गई है, आखिरी बात, छोटी सी बात, कि जो जहां तक लोन की बात है, सरकार लोन ले रही है, इंटरेस्ट ले रहा है। अपन ना बीजेपी का, ना किसी और पार्टी का, ना किसी का फेवर, ना अगेंस्ट नहीं जाते हुए, ऐसी कौन सी प्रदेश की सरकार है जो लोन नहीं लेती है या ब्याज नहीं भर रही है? कई ऐसी सरकारें हैं जो उल्टा निगेटिव उसमें चली गई हैं। भयंकर ऐसी स्थिति है, जैसे दिल्ली को ही देख ले हम। तो ये लोन लेना, और चूंकि ये लोकतंत्र का देश है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल और ऑफ द पीपल है, तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं, करने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, जो इनको अग्रवाल जी ने जो बात कही है कि हमको इससे बचना चाहिए, इतनी सारी सबमिट करने के बजाय सिर्फ एक ऐड दे देते हो, अपने आप लोग आ जाते हैं। सबमिट करने में फालतू खर्चा बहुत बर्बाद होता है लोगों का, हमारा आपका जो मेहनत की कमाई है वो वहां लगती है। ये बात सही है। लेकिन सर, ये जमाना मार्केटिंग और पब्लिसिटी का भी तो है ना, जब तक आप बताएंगे नहीं जब तक, तो फिर कैसे कोई निवेशक, या भाई कौन जाना चाहेगा बिंदु? उसको पता भी नहीं है, कोई बड़ा उद्योगपति है, उसको क्या जाने वो कि बिंद कहाँ है और क्या है वहां पर खासियत। तो ये सब चीजें तो खासियत तो बताना। खैर, हम बात बिंद की आज करना चाह रहे थे कि बिंद में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। लास्ट कमेंट राजेश जी आपसे हम चाहेंगे। जी दीपेश जी, विंद में क्या हो सकता है, नया क्या किया जा सकता है? देखिए, विंद में खेती बहुत अच्छी होती है और कुछ फूड प्रोसेसिंग की, ऐसा लग रहा है फूड प्रोसेसिंग की अच्छी यूनिट्स आ सकती हैं। और अच्छा, विंद से लगा हुआ ही प्रयागराज है, आपने चाकघाट का पहाड़ क्रॉस किया और प्रयागराज आ गया। और स्थितियां ये हैं कि एक बहुत बड़े बेल्ट से जुड़ा हुआ विंद इलाका है, और विंद अपने आप में बहुत सक्षम है काफी। वहाँ पे जो वर्कफोर्स बहुत है, वहाँ के लोग, अच्छा वहाँ के लोग जो है बहुत मेहनती भी होते हैं। ये बात सही है बिल्कुल। आप ना किसी भी फैक्ट्री वाले से पूछेंगे तो बताएगा कि यहाँ के लोग मेहनती होते हैं और जिम्मेदारी से काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वहाँ फैक्ट्रियां लगती हैं, तो जैसा आपने पहले ही बोल दिया है कि फैक्ट्री में जो रोजगार होगा वो तो ठीक है, लेकिन जो पहले दिन से शुरुआत होगी, उसके बाद जो उसमें काम करेंगे जो लोग, जो उसको बनाएंगे, और उसके बाद हाउस कीपिंग होगी, उसके बाद सिक्योरिटी होगी, उसके बाद जितनी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें लोग लगते हैं। और जनरली लोग लोकली इसलिए मिलते हैं क्योंकि लोकल को कम सैलरी में भी वो आसानी से अच्छे से काम कर लेते हैं। इसलिए लोकल लोगों को फायदा तो होगा, बस जो सोच रहे हैं वो धरातल पे उतर जाए। बस ये है कि भाई इन उद्योगपति निवेशकों को डेडलाइन तय की जाए कि अगर आपको सरकार सुविधा दे रही है तो फिर आप भी सरकार को परिणाम मूलक जो है काम करके दिखाएं। शुक्रिया पिरोनिया जी, प्रदीप जी और राजेश जी, आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़